Hello dear all students. So right now in this lecture I am going to explain you muscular tissue which is also known as a muscle tissue. तो क्या होता है मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में 40% वेट कैरी करते हैं। मतलब हमारी बॉडी का वेट मान लो अगर हमारी बॉडी का वेट 100 kg है तो उसमें से 40 kg तो सिर्फ मसल ही है। हमारी बॉडी में 40 kg का मसल्स है, तो हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका 40% वेट 40% हमारी बॉडी का मसल्स होते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू होते क्या हैं ये स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू आर द टाइप ऑफ अ टिश्यू which shows ability of a contraction just because they are made by the specialized protein molecule called as actin and myosin which are specialized contractile protein। क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी के वो वाले टिश्यू होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी होती है, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की, रिलैक्सेशन करने की एबिलिटी होती है, उनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ऐसा क्यों होते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू मसल सेल से बने होते हैं जिनको हम मसल फाइबर भी कहते हैं, और मसल फाइबर के अंदर एक्टिन और प्रोटीन नाम के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। इसके लिए मस्कुलर टिश्यू को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी है बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स। अगर मैं चाहूँ इसे कॉन्ट्रैक्ट करना तो मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज मेरा ब्रेन इस मसल्स को कमांड देता है और एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड होते हैं और उसके बाद हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीजें हम स्केलेटन वाले चैप्टर में, स्केलेटन एंड लोकोमोशन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ बिकॉज हम मस्कुलर टिश्यू देख रहे हैं, डायरेक्टली स्केलेटन वाला चैप्टर नहीं देख रहे हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। मस्कुलर टिश्यू shows ability of contraction because it is made by contractile fibers which contain contractile protein such as actin and मायोसिन। अब ये चीज याद रखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, दिस इज वन muscular cell. I am not talking muscular tissue. This is one muscular cell. This one is also 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 muscular cell. Now all these are the muscle cell. This is muscle cell. Also called, this muscle cells are also called myofibrils or muscle fiber। ये देखिए, कभी भी कोई भी टिश्यू नहीं बनता है, सबसे पहले वो क्या होता है? सबसे पहले वो होता है सेल, और सेल में से वो आगे जाके क्या बनता है? वो टिश्यू बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल की अरेंजमेंट बताना, उसके बाद हम मस्कुलर टिश्यू इजीली समझ जाएंगे और ये डेफिनेशन समझना भी हमारे लिए काफी इजी होगा, काफी आसान होगा। और ये डेफिनेशन इजी हो इसके लिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ पहले। ये देखिए, ये है हमारा एक सेल। इस सेल को हम क्या कहेंगे? इस सेल को हम कहेंगे मसल सेल, या तो उसे हम कहेंगे मायोफाइब्रिल। इसी को हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर। मसल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड मायोफाइब्रिल, ऑल्सो नोन एज अ मसल फाइबर। ये एक ही नाम है, सबके एक ही नाम है, और ये इंडिविजुअल सेल है। और ऐसे ही काफी सारे मसल सेल एक साथ में आके क्या बन जाता है? वो बन जाता है। अब इसे हम, इस पूरे बंच को हम क्या कहेंगे? इस पूरे बंच को हम कहेंगे मसल टिश्यू या तो मस्कुलर टिश्यू। क्लियर है एवरीवन? दिस इज द सिंगल मसल सेल and this is a group of muscle cell. Group of muscle will be called muscular tissue. Now this is single cell, no? This will be called as a sarcolemma. What is meant by sarcolemma? How the cell membrane is also called as a plasma membrane, also known as a plasmolemma.
ठीक है। हम सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा नाम होता है प्लाज्मोलेमा। सेम वे सभी मसल सेल्स के जो लेयर होते हैं, आउटर लेयर, बाउंड्री, जिनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मसल के बारे में उसमें जब हम मस्कुलर टिश्यू को स्टडी करते हैं हम उसे सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे या तो प्लाज्मोलेमा नहीं कहेंगे, उसमें क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। तो जब भी आप मसल के बारे में बात करो सार्को वर्ड ऐड कर दो, सार्कोलेमा means plasmalemma means cell membrane of a muscle fiber is called sarcolemma. Now what will be the internal there will be the cytoplasm, but here we will not call cytoplasm, we will call sarcoplasm. What we will call sarcoplasm. What is sarcolemma? Sarcolemma is the outer boundary of a muscle cell. What is sarcoplasm? It is a internal cytoplasm of a muscle cell will be called sarcoplasm. Now it will also have a endoplasmic reticulum. It will also have an endoplasmic reticulum, but we will called sarcoplasmic reticulum. Are you guys getting everything? Yes. सेल के जितने भी नाम है ना उन सभी पार्ट्स के नाम को हमें सार्को वर्ड ऐड करना है. जस्ट लाइक अ प्लाज्मोलेमा, here it will be sarcolemma. Sarcoplasm means cytoplasm. Sarcoplasm will be replaced by sarcoplasm and endoplasmic reticulum will be replaced by sarcoplasmic reticulum. तो ये एक सेल के बारे में हुआ, ठीक है. अब ये जो सेल है, इन सेल्स के बारे में हम काफी चीजें कर सकते हैं. अब ये जो सेल है इनके ग्रुप को हमने क्या कहा, टिश्यू, जैसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू या तो मसल टिश्यू. अब ये डेफिनेशन समझ लीजिए. मस्कुलर टिश्यू shows ability of a contraction. Muscular tissue में कौन सी ability है? Muscular tissue have ability of a contraction. Why it has ability of contraction? Because it is made by contractile fiber. ये किससे बना हुआ है? ये contractile fiber से बना हुआ है. क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं उसे muscle fiber. और ये contractile fiber क्यों है? क्योंकि इस फाइबर के अंदर क्या है? इस फाइबर के अंदर contractile प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन. समझ में आ गया? ये हमारे मसल्स हैं. ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं. क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं? क्योंकि ये मसल्स मसल फाइबर से बने हुए हैं. और मसल फाइबर के अंदर क्या है? मसल फाइबर के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है. और ये एक्टिन और मायोसिन क्या है? ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. तो ये कि जो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स है और फाइबर के अंदर एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन है. इसके अंदर इसके कारण हम मसल को कॉन्ट्रैक्शन करें. आप सोचो अगर इस मसल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते ही नहीं तो ये मसल फाइबर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाते, कभी नहीं कर पाते. समझ रहे हो आप? मसल फाइबर्स आर muscular tissues are those tissue which shows ability of a contraction. Why muscular tissue have ability of contraction? Because muscular tissues are made by muscle fiber and muscle fibers are containing actin and myosin protein which help in contraction because these both are contractile protein. मस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? मस्कुलर टिश्यू ऐसे वाले टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं. और कॉन्ट्रैक्शन क्यों लाते हैं? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर से बने होते हैं और मसल फाइबर के अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि होते हैं एक्टिन और प्रोटीन. ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करते हैं. तो अल्टीमेटली कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? मसल फाइबर. और मसल फाइबर मतलब मसल सेल. जब काफी सारे मसल सेल एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? मस्कुलर टिश्यू, जैसे ये मसल टिश्यू भी कहते हैं. और जब काफी सारे मस्कुलर टिश्यू एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? मस्कुलर ऑर्गन. मतलब हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हार्ट, जितने भी हमारी बॉडी में मसल है ना वो एक साथ, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में मसल है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो किसकी मदद से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की मदद से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. आई होप सो आप लोगों के माइंड ये चीज क्लियर बैठ गई. अब नाउ रिमेंबर ये चीज इंपॉर्टेंट है. मसल फाइबर में कंटेन सिंगल और मेनी न्यूक्लियर. आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है. जब आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करते हो तो ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है. मस्कुलर टिश्यू में कंटेन सिंगल न्यूक्लियर, में कंटेन मेनी न्यूक्लियर, में कंटेन सिंगल न्यूक्लियर, में कंटेन न्यूक्लियर. हार्ट के बारे में सुन लो. इन अ हार्ट cardiac muscles are present and cardiac muscles are uninucleated but they are merged in such a way that they are compactly arranged in such a way that they look like a polynucleated, multinucleated but actually they are single nucleated.
ठीक है, एक्चुअली वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अगर हम हार्ट के मसल, कार्डियक मसल के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियक मसल, हार्ट मसल, so these are actually uninucleated, but they are merged in such a way that they are compactly arranged in such a way that they look like a many nucleated, but they are generally uninucleated. So most probably muscle fiber may be single nucleated, may be many nucleated, means they may be uninucleated, may be the multinucleated. I would like to tell you one of the very interesting feature about the muscle fiber. In a textbook, it is always given that muscle fibers are showing ability of contraction, but it is not all. It is not only that single property. Muscle fibers are generally showing so many properties. I would like to tell you this. They shows ability of contractility, flexibility, extensibility, and elasticity. All these are the features of a muscle fiber, or you can say muscular tissue. All these are the features of muscle fiber or muscular tissue. ये हो गया आपका बेसिकली, ठीक है। एक बार फिर से एक सेंटेंस में एक बार समझ लीजिए। Muscular tissue can be defined as these are nothing but the type of a tissue of our body which shows ability of a contraction. They show ability of contraction just because they are made by the muscle fiber. And every muscle fibers are having two contractile proteins such as actin and myosin. So we are showing contraction and we are showing contraction just because of actin and myosin protein, just because of muscle fiber, and therefore muscular tissue or muscle tissue is undergoing contraction. So muscle organ is undergoing contraction. So many muscle cells come close together and forms a muscular tissue. Single cell is called muscle cell, also called myofibril, also known as a muscle fiber. The outer covering of muscle fiber means simply cytoplasm. You can say plasma membrane of muscle fiber is called sarcolemma. Cytoplasm of muscle cell is known as a sarcoplasm, and endoplasmic reticulum of muscle is known as a sarcoplasmic reticulum. I would like to tell you guys, on the basis of structure, on the basis of location, and on the basis of function, muscular tissues are categorized under three main categories. Such as a striated muscle, which are also called skeletal muscle. The second one is a smooth muscle, which are also known as a visceral muscle, and third is a cardiac muscle, which are also heart muscle. I'll tell you in detail about this. So, dear all students, this is the classification of a muscular tissue or muscle tissue. So, as in the introduction, I told you that all the muscular tissue, according to the structure, according to the function, and according to the location, they are further classified into three main groups. And these three groups are: first one is a striated muscle, second one is a smooth muscle, and third one is the cardiac muscle. ठीक है, मैं इन तीनों को आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले इन तीनों का मतलब समझ लीजिए और मेन डिफरेंस समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। What are the striated muscle? Striated muscles are present on our skeleton, and that's why they are also called as a skeletal muscle. Striated muscle वो वाले मसल होते हैं जो हमारे बोन, हमारे स्केलेटन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जैसे ये जो मसल है, ये बोन से कनेक्टेड है, ह्यूमरस बोन से और फीमर बोन से जो कनेक्टेड है। तो जो मसल हमारे स्केलेटन से, हमारे बोन से कनेक्टेड है, उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल, और उनको ही हम स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल का मतलब क्या हुआ? अब ये देखिए, ये वाला मान लो ये एक मसल है, ठीक है। तो मसल्स के ऊपर अगर ऐसे बैंड्स, मसल्स के ऊपर अगर ऐसे स्ट्राइप जैसे लाइनिंग्स है, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। अगर मसल्स के ऊपर ऐसे कुछ लाइनिंग्स है, स्ट्राइप जैसे कलरफुल लाइनिंग है, तो हम इसे कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। जैसे लाइन के ऊपर होती है, ठीक है, ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं। जब हम स्नूकर खेलते हैं तब जो बॉल होती है, बॉल के ऊपर भी स्ट्राइप्स लाइनिंग होती है। तो अगर किसी मसल्स के ऊपर ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, तो हमको हम कहते हैं स्ट्राइटेड। और स्ट्राइटेड मसल वो वाले मसल हैं जो हमारी बॉडी में स्केलेटन से कनेक्टेड है, इसके लिए हम इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। और ये वो वाले मसल हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। इसके लिए हम इनको वॉलंटरी मसल कहते हैं। वॉलंटरी मसल का मतलब पहले समझ, अगर किसी ने ये वर्ड पहली बार सुना है तो समझ लीजिए, जो मसल हमारी इच्छा से काम करते हैं। अगर मान लो मुझे मेरे हाथ को ऊपर करना है, तो मेरा ब्रेन मेरे हाथ को ऑर्डर दे रहा है, यस,
तो ये जो कंट्रोल है ये मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मेरा स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो जो मसल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड में होते हैं, जो मसल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड को फॉलो करते हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल। और जो मसल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। जैसे स्मूथ मसल जिनको हम अनस्ट्राइटेड कहते हैं, ये विसरल, ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। ये हमारी ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होते, बल्कि ये हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। और हार्ट तो हमें पता है, दिल तो पागल है, ठीक है। जैसे ये जो सॉन्ग आया हुआ था, तो सॉन्ग में ये क्लियरिटी है, सॉन्ग में क्लियरिटी, वो तो बात की बात है। लेकिन आप जितने भी देखो, कोई भी बंदे को पूछ लो आप, हार्ट मसल हमारे कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कमांड में नहीं होते। अगर ऐसा होता तो हार्ट अटैक किसी को ही नहीं आता। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता और हार्ट बीटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हमारा हार्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। सो इट इज ऑल्सो यू कैन से कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो तीनों का मेन डिफरेंस हो गया। ये देखिए, स्ट्राइटेड मसल जिनके ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स हैं, और ये जो स्मूथ मसल है उनको हम अनस्ट्राइटेड कहते हैं कि उनके ऊपर स्ट्राइप्स नहीं है। आपको डिफरेंस तीनों का याद रखना पड़ेगा। नीट एमसीक्यू पेपर से रिलेटेड एनिमल टिश्यू में से 3 एमसीक्यू आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। 2 एमसीक्यू तो गारंटेड आएंगे, 3 एमसीक्यू आने के भी चांसेस है। तो ये अनस्ट्राइटेड है, स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लाइनिंग्स नहीं है। इनको हम विसरल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी सॉफ्ट ऑर्गन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। जैसे देखो, इनवॉलेंट्री मसल, विसरल मसल्स आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन लाइक स्टमक, स्टमक सॉफ्ट है, इंटेस्टाइन भी सॉफ्ट है, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन ये भी सॉफ्ट है। तो इन सभी ऑर्गन के ऊपर स्मूथ मसल पाए जाते हैं। इसके लिए हम इनको विसरल मसल भी कहते हैं। और कार्डियक मसल जो होते हैं उनके ऊपर भी ऐसे स्केलेटल मसल के जैसे लाइनिंग्स होती है, और उनको हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। लेकिन कार्डियक मसल्स भी स्मूथ मसल के जैसे कंट्रोल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ये वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होते हैं। कार्डियक मसल हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं पे भी हमें नहीं पाए जाते। क्लियर एवरीवन? एक बार फिर से सुन लीजिए। स्ट्राइटेड मसल्स आर हैविंग अ स्ट्राइप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड। स्मूथ मसल्स आर नॉट हैविंग स्ट्राइप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज unstriated or non-striated. Yes, unstriated are also known as non-striated. That is the one and the same thing, एक ही मतलब हुआ उनका। And cardiac muscles are also striated because they are showing strap-like arrangement. Striated muscles are also called as a skeletal muscle because they are connected to the skeleton. They are connected to the bones. Therefore, they are called skeletal muscle. Smooth muscles are also known as a visceral muscle because they are found in the soft organ. They are found in the soft organ. Therefore, we are calling them as a visceral muscle or smooth muscle. They are non-striated or unstriated because they don't show any stripe. Cardiac muscles are striated because they show stripe. Cardiac muscles are only found in heart. In which area? In the myocardium. Heart basically shows 3 layers. Heart shows 3 layers, and these 3 layers are epi, myo and endo. Yes, कार्डियम। कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। एपिकार्डियम आउटर लेयर ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम इनर लेयर ऑफ हार्ट। सो मायोकार्डियम हार्ट में होता है। एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, वो मस्कुलर टिश्यू से नहीं बने होते। तो मस्कुलर टिश्यू हार्ट में कहाँ होता है? मिडिल लेयर में, मायोकार्डियम में, तो वो है मायोकार्डियम। क्लियर है एवरीवन? सो skeletal muscles are controlled by central nervous system because they are voluntary muscle. Visceral muscles and heart muscles are not controlled by central nervous system because they are involuntary muscle and they are controlled by autonomic nervous system. अब आगे बढ़ते हैं। They are associated to skeleton, so they are called skeletal muscle. ये वाला सेंटेंस हो गया हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं। Presence of cross striation, मतलब अगर इनके बारे में इन मसल्स के बारे में अगर आप देखो तो आपको ऐसी काफी सारी लाइनिंग्स दिखेंगी, काफी सारी लाइनिंग दिखेंगी। और इन लाइनिंग में हमें 2 प्रकार के बैंड्स दिखेंगे। कौन से? एक तो दिखेगा हमें बेसिकली डार्क बैंड, और दूसरा हमें दिखेगा लाइट बैंड। मतलब अगर इन मसल्स को देखो तो आपको कहीं कहीं जगह पे इसमें से लाइट पास होती दिखाई देगी, जैसे हम कहेंगे आई बैंड, दैट इज अ आइसोट्रोपिक बैंड। और कहीं कहीं पे हमें डार्क बैंड दिखेगा, ए मतलब एनिसोट्रोपिक बैंड।
जहां पे हमें पूरा का पूरा डार्क होगा उसे हम कहेंगे ए स्टैंड फॉर एनिसोट्रोपिक बैंड, और आई बैंड स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक बैंड। मतलब जहां से हमें लाइट पास होती हुई दिखेगी उसे हम कहेंगे आइसोट्रोपिक बैंड, और जहां से एकदम डार्क होगा उसे हम कहेंगे एनिसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, अब देखिए विसरल मसल, दे आर आल्सो कॉल्ड विसरल मसल बिकॉज़ दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन। दे आर अनस्ट्राइटेड बिकॉज़ दे डोंट हैव अ स्ट्राइप। फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप विद अ टेपरिंग एंड। इनके जो फाइबर्स होते हैं, उनके सभी के फाइबर्स होते हैं बिकॉज़ ये मस्कुलर टिश्यू है, इनके जो फाइबर्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मतलब देखो, ये है टेपरिंग, मतलब दोनों साइड से जो पॉइंटेड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं टेपरिंग। कंपलसरी नहीं, दोनों साइड से, एक साइड से भी पॉइंटेड उसे हम कहते हैं टेपरिंग। जस्ट लाइक अ रेडिश, कैरेट, beetroot, they are tapering from the bottom, yes, tapering from base, and you can say bulgy from the top. They shows peristaltic movement. Peristaltic movement मतलब जैसे intestine में food कैसे move होता है ऐसे, so this kind of a zigzag movement is called peristaltic movement. मैं यहाँ पे बताना भूल गया, sorry. It is composed by lipoprotein. Lipoprotein is lipid plus protein. A combination of lipid plus protein is called lipoprotein. Visceral muscle shows zigzag movement, passing of a food in zigzag pattern. This is called peristaltic movement. ये word तो आपने सभी ने सुना ही होगा, I think. Yes, heart. They are involuntary muscle controlled by autonomic nervous system. These are short branch fibers. Heart के जो muscles होते हैं वो short branch fibers होते हैं. अब यहाँ पे सुनिए, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था. They are uninucleated but appear multinucleated due to because of closed cells. अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो हार्ट के मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें लगता है मल्टीन्यूक्लिएटेड। ऐसा क्यों लगता है ऐसा? जस्ट बिकॉज इनके सेल एकदम क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, और क्लोजली कनेक्टेड होने के कारण हमें लगता है इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, हमें लगता है ये बायन्यूक्लिएटेड और पॉली मल्टीन्यूक्लिएटेड है। लेकिन हार्ट के मसल जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन हमें दिखने में मल्टीन्यूक्लिएटेड लगते हैं। यस, द ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट फाइबर फॉर्म्स zigzag. इनके जो फाइबर्स होते हैं वो, अब ये देखिए, इनके अगर ये मसल्स हैं ऐसे, तो ये जो मसल्स हैं हमें zigzag पैटर्न देता है, और इसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। एक चीज हमेशा याद रखिए, हार्ट के मसल्स को अगर आइडेंटिफाई करना है दूसरों के मसल्स के कंपैरिजन से, तो इंटरकैलेटेड डिस्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ हार्ट। हार्ट में जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं वो हमें ईसीजी वेव दिखाते हैं, लाइक पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये जो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन वेव दिखते हैं ना, वो इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण होता है। जनरली हार्ट जो बीटिंग स्टार्ट होता है वो एसए नोड से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर एसए नोड प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो हम इलेक्ट्रिक मशीन बैठा सकते हैं वहाँ पे, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, जो निकेल एंड कैडमियम से बना होता है। तो वो तो हम हार्ट वाले बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में देखेंगे। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू या तो मसल टिश्यू। So dear students, now we are going to discuss about the neural tissue which is also known as a nervous tissue. तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इस लेक्चर के बाद आपको नर्वस टिश्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। यस, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं होगा और आप इजीली एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के ऊपर। यस, लेट्स स्टार्ट। What is first of all neural tissue or nervous tissue? Neural tissue और nervous tissue are one and the same thing. Yes, जो टिश्यू हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू, उसी का ही दूसरा नाम है नर्वस टिश्यू। तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, ये समझ लो आप, ठीक है। Neural tissue are the kind of a tissue which are found only in our brain, not anywhere in our body parts. Like cardiac muscles are only found in our heart, not anywhere else in our body. Same way, neural tissue or nervous tissue are only and only found in our brain, not anywhere else in the body. न्यूरल टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में ही पाए जाते हैं और कहीं पे भी नहीं पाया जाता है। लेकिन शायद आपको कोई डाउट हो, ये देखिए, ये है हमारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या है ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन को हम नर्वस सेल भी कहते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस पोर्शन ऑफ न्यूरॉन is found in the brain. Means which portion? Cell body is found in the brain. But this axon
this is the long thread fiber. Like I tell you, cell body is found in our brain, but the thread coming from the axon fiber is found in our body parts. Say for example, if I touch here, so automatically signal goes from this area to the brain. So this area is considered as a receptor area. Receptor organ, receptor means सेंस ऑर्गन. जो भी हमारी बॉडी में ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं तो उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन. और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन फाइबर कहाँ अवेलेबल होता है? वो अवेलेबल होता है रिसेप्टर ऑर्गन में. रिसेप्टर ऑर्गन बायोलॉजी में हम उसे कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गन, लेकिन कॉमन भाषा में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ते आए हैं? सेंस ऑर्गन. लाइक आई इज अ सेंस ऑर्गन फॉर विजन, tongue is a sense organ for the taste, ear are the sense organ for the hearing, nose is the sense organ for the smell, skin is sense organ for the touch. तो इनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन. और बायोलॉजिकली हम इनको क्या कहते हैं? रिसेप्टर. क्या कहते हैं उनको? हम उनको कहते हैं रिसेप्टर. तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं. नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन टिश्यू आर वन एंड द सेम थिंग. दे आर ओनली प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, नॉट एनीवेयर एल्स फाउंड इन द बॉडी. नर्वस टिश्यू are basically divided into the two categories. One is the neuron, as you can see, and second one is a neuron glia. One is a neuron and second one is a neuron glia. Nervous tissue दो प्रकार के होते हैं. एक होता है न्यूरॉन, जो कि है जिसका हम स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, और दूसरा होता है न्यूरॉन ग्लिया. तो न्यूरॉन ग्लिया काफी शॉर्ट में मैं डिस्क्राइब करूंगा, बिकॉज न्यूरॉन ग्लिया नर्वस टिश्यू कैटेगरी में नहीं आते हैं. वो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं. अब सपोर्ट क्यों करते हैं ये बेसिकली समझ लीजिए. Neuron, highly excitable and conducting cells of our brain. Neurons are highly excitable and conducting cells of our brain. What is meant by excitability? Neuron basically shows two property: excitability and conductivity. I'll tell you neuron in detail. First, I would like to tell you neuron glia, but before that, it is my duty to tell you two important things about the neuron. Yes, these things are. अगर आप ये चीजें समझोगे तो ही आप neuron glia समझ पाओगे. Yes, neurons are mainly responsible for showing two property. First property is the extensibility. First property is the excitability and second property is the conductivity. अब मैं आपको बताता हूँ excitability क्या होता है. ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे हाथ में गुलाब जामुन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ खाने के लिए, तो आपके माउथ में जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, यस, पहले आपने सोचा कि यस मुझे गुलाब जामुन खाने को मिल रहा है, तो ये आपके टंग में कुछ एक्साइटेबिलिटी मैसेज जनरेट हुआ. तो आपके टंग के थ्रू एक न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक ये मैसेज लेके जाती है कि आपको गुलाब जामुन मिलने वाला है खाने के लिए. तो आपका ब्रेन आपके सलाइवरी ग्लैंड में से कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा. तो आपके ब्रेन ने रिप्लाई दिया हुआ है आपके सलाइवरी ग्लैंड को. तो जो लिक्विड प्रोड्यूस हुआ है ना, वो रिजल्ट किसका है? वो रिजल्ट है यस, पहला जो मैसेज टंग से लेके ब्रेन तक गया उसे हमने क्या कहा? एक्साइटेबिलिटी. और उसके बाद जो रिप्लाई आया है वो है कंडक्टिविटी. उसके बाद जो रिप्लाई आया है वो है कंडक्टिविटी. एक्चुअली एक प्रकार से वो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन. अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, सो यू विल से 5. 4 फिंगर एंड 1 थंब, यू विल से 5. सो मैंने आपको पूछा कि कितने फिंगर्स है, तो आपने जो क्वेश्चन आपके ब्रेन तक, आपके यू कैन से ईयर से और आईज से जो क्वेश्चन ब्रेन तक गया है, वो क्वेश्चन जो जैसे जाता है ना उसे हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी, और जो रिप्लाई आता है उसे हम कहते हैं कंडक्टिबिलिटी. और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? रिफ्लेक्स एक्शन. तो न्यूरॉन को हम डिटेल में देखेंगे. पहले मैं आपको न्यूरॉन ग्लिया एक्सप्लेन करता हूं. ये देखिए न्यूरॉन ग्लिया, इनके 3-4 नाम. ठीक है, न्यूरॉन ग्लिया क्या होता है? न्यूरॉन ग्लिया आर द सपोर्टिव सेल्स प्रेजेंट सराउंडिंग टू द न्यूरॉन. Neuron glia are the supportive protective cells present surrounding to the neuron, and they are mainly responsible for protecting the neuron. They are mainly responsible for protecting the neuron as they are non-nervous cell. Why I'll tell you. Neuron glia न्यूरॉन के सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं और इनका मेन काम होता है न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करना, न्यूरॉन को सपोर्ट देना. अब ऐसा क्यों? अब आप ये सोचिए कि ये जो नर्व है वो हमारी आईज में आ रही है, आईज में इसका थ्रेड आ रहा है, एक्सॉन फाइबर आ रहा है, और ये कहीं से बीच से टूट जाती है.
बीच में से कहीं से कट हो जाती है। तो कट हो जाने के कारण क्या होगा कि हम डायरेक्टली ब्लाइंड हो जाएंगे, हम आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आंखों से तो देखेंगे लेकिन आंखों का जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाने के लिए जो नर्व है वो नर्व बीच में से टूट गई। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नर्वस टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं, मतलब न्यूरॉन ऐसे टिश्यू होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक बार टूट जाए, डैमेज हो जाए तो फिर से नहीं बन सकते, क्योंकि नर्वस टिश्यू कभी भी सेल डिवीजन से प्रोड्यूस ही नहीं होते। इनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी डायरेक्टली जीरो होती है। जस्ट लाइक अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो स्किन में से कुछ एपिथेलियल सेल निकल जाए तो ये फिर से तैयार हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन कभी भी फिर से नहीं तैयार हो सकते। और आप सोचो कि अगर न्यूरॉन इतने वैल्यूएबल हैं और अगर वो डैमेज हो जाए तो हम ब्लाइंड हो सकते हैं, डेफ हो सकते हैं, हम टेस्टलेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी फंक्शन बंद हो सकता है हमारी बॉडी में, क्योंकि सभी फंक्शन न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना भी तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? इसको प्रोटेक्शन देता है न्यूरॉन ग्लिया सेल्स। अब आई बात आपको समझ में। तो न्यूरॉन ग्लिया का काम ब्रेन तक मैसेज लेके जाना और या तो रिप्लाई देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न्यूरॉन ग्लिया के क्या फंक्शंस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। न्यूरॉन ग्लिया रोल, ये देखिए, फर्स्ट रोल ऑफ न्यूरॉन ग्लिया इज टू प्रोटेक्ट न्यूरॉन। सेकंड रोल ऑफ न्यूरॉन ग्लिया इज टू सपोर्ट न्यूरॉन। थर्ड रोल, प्रोवाइड nourishment, yes, and transport of O2 and CO2. These are the main functions of a neuron glia. देखिए, neuron glia are the supportive cells located surrounding to the neuron. Just because they are responsible for protecting the neuron. As neuron, if neuron undergo death, if neuron undergo damage, then some part of our body function get totally disturbed, and therefore it is mandatory to protect the neuron. Second, they give the support to the neuron. Third, they provide the nourishment, food material to the neuron. And fourth, they help in transport of oxygen and conduction, means returning, they carry the carbon dioxide. So these are the main role of neuron. These are the main role of a neuron glia. Neuron glia are also known as a glia cells. उनका ही दूसरा नाम है, उनका तीसरा नाम है माइक्रोग्लियल सेल्स, और उनका ही चौथा नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. Neuron glia are also known as a glia cells. They are also known as a microglial cells, and they are also known as a oligodendrocytes. So this is, I have explained you the neuron glia and function of neuron glia. Yes, एक बार 1 मिनट में फिर से समझिए. Neuron glia are also known as a glia cell. They are also known as a microglia cell or oligodendrocyte. They are the non-nervous cell which are located at the boundary to the axon fiber. Just because they are protecting the axon fiber, they are supporting the axon fiber, they are giving nourishment to the fiber, neuron fiber, and they are helping transport of O2 and CO2 to the neuron. Neuron is very sensitive cell. If it undergo damage, then a particular function of our body get also damaged, and it is necessary to maintain as it is. Therefore, neuron glia are very important. Yes, guys. Now come to the topic called structure of neuron. Yes, we are going to discuss about the structure of neuron now. अगर मुझे ज़्यादा कुछ लिखना पड़ा तो मैं यहाँ से ये रफ कर दूंगा, अदरवाइज ये मैं पहले रफ ही कर देता हूँ, so I can write something about neuron. Yes. Now see, neuron is the highly excitable cells of our brain. न्यूरॉन हमारी ब्रेन का सबसे एक्साइटेबल सेल्स होता है, और न्यूरॉन दो प्रॉपर्टी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक होती है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी होती है कंडक्टिविटी. मैंने जो आपको पहले ही बताया, मैसेज को रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाना मतलब एक्साइटेबिलिटी, और ब्रेन से रिप्लाई देना इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यस कंडक्टिविटी. और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, reflex action. Remember, neuron, a complete body of a neuron is covered by a thin fiber known as a neurolemma. The complete body of a neuron fiber is covered by the neurolemma. I would like to tell you guys, जैसे साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं,
सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मोलेमा, कहते हैं ना हम प्लाज्मोलेमा। तो न्यूरॉन भी तो एक प्रकार का सेल ही है, तो उसकी आउटर कवरिंग, उसकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, उसकी सेल मेम्ब्रेन को हम कहेंगे न्यूरोलेमा। सिंपल सा लॉजिक है। यस, जैसे सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, सबसे पहली कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलेमा कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मोलेमा कहते हैं। तो सेम है, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूरोलेमा। सो न्यूरॉन इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय द न्यूरोलेमा व्हिच इज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। द कंप्लीट बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, द कंप्लीट बॉडी ऑफ न्यूरॉन, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी में नियर अबाउट 30,000 मिलियन न्यूरॉन है, मतलब ब्रेन में 30,000 मिलियन न्यूरॉन है, और ये जो न्यूरॉन ग्लिया है उनकी क्वांटिटी उनसे 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है, 6 टाइम भी कह सकते हो। यहाँ पे देखो 6 न्यूरॉन ग्लिया मैंने बताए हुए हैं। सो 4 to 5 up to 6 टाइम न्यूरॉन ग्लिया की क्वांटिटी ज्यादा होती है। यस, नाउ न्यूरॉन, complete neuron is divided into two parts. One is the cell body and second one is the axon. One is the cell body, second one is the axon. Now what is cell body? Cell body have a cytoplasm, cell body have a Nils granule, cell body have a nucleus, cell body have a dendrites fiber, cell body have a dendron. And what axon contain? Axon contain axon fiber, myelin sheath, node of Ranvier, Schwann cells and axon terminal. तो पूरी न्यूरॉन इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इन दोनों पार्ट्स को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टडी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेल बॉडी, सेल बॉडी इज द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन व्हिच इंक्लूड्स Nils granule, nucleus, cytoplasm, dendrite fiber and dendron and cytoplasm. Let's start with the first, cytoplasm. What is cyton? Cyton also known as the cytoplasm. Cyton also known as the cytoplasm. It is a part of a neuron in which all the cellular organelles are available like a normal cell, such as mitochondria, such as endoplasmic reticulum, such as Golgi apparatus, lysosome, ribosome, etc., etc. All the things are available like other normal cells. साइटोन को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम साइटोन भी कहते हैं, और ये दूसरे सेल के कंपेयर में नॉर्मल सेल जैसा ही होता है। इसके साइटोप्लाज्म में भी जेली लाइक कोलोइडल मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, और बाकी जितने सेल ऑर्गेनल जनरल सेल में पाए जाते हैं वो सभी सेल ऑर्गेनल भी न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बिकॉज ये एनिमल सेल है। ठीक है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसमें नहीं होता है, बाकी सब अवेलेबल होते हैं। सो ये हो गया साइटो या तो सोमा। अब ये देखिए, साइटोन के अंदर नील्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, और नील्स ग्रेन्यूल्स के सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। तो पहले मैं आपको नील्स ग्रेन्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ। Nils granules are the small granule-like substances. They are present in the cytoplasm of a neuron, and they are engaged in the process of protein synthesis. Guys, इसे कैसे पढ़ना चाहिए, प्रोनाउंस कैसे करना चाहिए? Nils granules। कैसे? Nils granules। आप ऐसे Nils granules मत पढ़िए, क्योंकि L पहले नहीं है, L बाद में आता है। इसे क्या पढ़ना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। Nils granules। कैसे? Nils granule। Don't put the L at the beginning in your pronunciation. Nils granules are the granular substance present in the cytoplasm of a neuron, and they are engaged in the protein synthesis। तो इनका काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस is like a normal cell nucleus. It also contain 46 number of a chromosome. Out of them 44 chromosomes are autosome and 2 chromosomes are sex chromosomes. So this nucleus contains same thing. This nucleus contains chromosome which is made by the chromatin fiber, DNA, RNA, one and the same thing. अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नॉर्मल सेल के जैसा ही होता है। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर भी क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो डीएनए आरएनए प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और नील्स ग्रेन्यूल जो होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब आप ये देखिए,
डेंड्रॉन और डेंड्राइट फाइबर के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, नहीं तो आप काफी कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। अब ये देखिए, साइटोप्लाज्म में जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्रॉन। branches coming out of a cytoplasm of neuron, they are known as a dendron. And from the dendron some fiber like substance, from the dendron some fiber like structures are produced. These fiber like structures are called as a dendrites. They are also known as a dendritic fibers. They are called as a dendrites. They are also known as a dendritic fiber. What is the significance of this dendritic fiber? They are useful in synapses between two neurons. Sometimes what happen? One neuron get connect to the another neuron, and these both neurons are interconnected to each other with the help of dendrite fiber. And this dendrite fiber help in transmission of a signal from one neuron to another neuron via the process called synapses. कभी कभी क्या होता है, दो न्यूरॉन या तो काफी सारे न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और वो कनेक्शन किसके थ्रू होता है? कनेक्शन उनका डेंड्राइट फाइबर के थ्रू होता है, या तो डेंड्रेटिक फाइबर के थ्रू होता है, या तो आप डेंड्राइट्स कह लो, उनके थ्रू होता है। फिर क्या होता है, एक न्यूरॉन का जो सिग्नल है वो डायरेक्ट दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। लेकिन ब्रेन में तो दोनों न्यूरॉन काफी करीब है, बिकॉज हमारे ब्रेन की साइज है नियर अबाउट 13 to 1400 ग्राम, 1300 to 1400 cc इज अवर ब्रेन कैपेसिटी। तो दो न्यूरॉन काफी क्लोज होते हैं, इसके लिए सिग्नल भी एकदम क्लोज में ही जाता है। So they are responsible for synapses. I think so. I have explained you everything about the cell body. I have explained you Mills granule, nucleus, dendrite fibers, dendron, and cytoplasm. Yes. Now come to the axon. Axon of a neuron is composed by, means it contains axon fiber, myelin sheath, node of Ranvier, Schwann cells, and axon terminal. Yes. Let's start with the axon fiber. Axon fiber is the long thread-like fiber. And it is mainly responsible for conduction of nervous signal and replying. Replying means what? It is responsible for excitation of signal and conduction of signal. Yes, ये जनरली होता है। एक्चुअली अगर हम ये देखें तो एक्साइटेशन का मतलब ये भी निकलता है, जब हम टच करते हैं तो हमारा यहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट होता है, और जैसे मैकेनिज्म मतलब सिग्नल आगे जाता है उनको हम बेसिकली कहते हैं कंडक्शन। और रिप्लाई भी ऐसे ही मिलता है। यस, रिप्लाई भी वैसे ही मिलता है, सिर्फ न्यूरॉन के नाम बदल जाते हैं। जो न्यूरॉन सिग्नल कैरी करते हैं हम उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन रिप्लाई देते हैं हम उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। यस, सो काइंड ऑफ अ थिंग्स आर देयर, लिटिल बिट ऑफ एन डिफरेंस इज देयर। ओके, सो दिस वन इज द एक्सॉन फाइबर। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर हमारा कोई बॉडी का ऑर्गन ब्रेन से काफी क्लोज है तो एक्सॉन फाइबर जो है उसकी साइज काफी छोटी होगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर ब्रेन एंड वन न्यूरॉन इज कमिंग टू द सिग्नल इज गोइंग टू द आई, सो दिस एक्सॉन फाइबर विल बी शॉर्ट। If it is coming to the ear, axon fiber will be short, but if it is coming towards this finger, so axon fiber will be long. If it is going towards the leg, axon fiber will be more long. It actually depends on the distance between the brain and receptor organ. एक्सॉन फाइबर की साइज एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो डिपेंड करती है कि हमारा ब्रेन और रिसेप्टर ऑर्गन के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर हमारा ब्रेन और रिसेप्टर ऑर्गन आए है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, और अगर हमारा ब्रेन और रिसेप्टर ऑर्गन अगर हमारे लेग्स हैं तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो एक्सॉन फाइबर की जो लेंथ होती है वो बेसिकली रिसेप्टर ऑर्गन और ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सॉन फाइबर। अब ये देखिए माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ में आपको स्वेन सेल्स की बात समझाऊंगा, क्योंकि माइलिन शीथ स्वेन सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब स्वेन सेल्स क्या है? स्वेन सेल्स आर कंपल्सरी प्रेजेंट इन एक्सॉन फाइबर ऑफ एवरी न्यूरॉन। स्वेन सेल्स एक्सॉन फाइबर के मतलब स्वेन सेल्स न्यूरॉन के एक्सॉन फाइबर में कंपल्सरी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी एक्सॉन मतलब कोई न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वेन सेल्स माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अगर माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं
तो माइलिन शीथ बनती है और उस न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन या तो मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। यस, और अगर स्वेन सेल्स ने माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं किया तो माइलिन शीथ भी नहीं बनेगी और उस वाले न्यूरॉन को हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या तो नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। एक चीज समझ लीजिए फिर से एक बार, देखो ये है हमारा एक्सॉन फाइबर, ठीक है। एक्सॉन फाइबर के अंदर ये है हमारा एक्सॉन फाइबर और एक्सॉन फाइबर के अंदर ये है स्वेन सेल्स, ठीक है। अब अगर ये स्वेन सेल्स माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री पे क्या बन जाएगी, माइलिन शीथ बनेगी और इस न्यूरॉन को हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन या तो मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। यस, और अगर इन स्वेन सेल्स ने माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं किया तो हम इनको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। क्लियर एवरीवन? डिफरेंस क्या हो जाता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर लिटिल बिट ऑफ इन फास्टर इन रिप्लाइंग as compared to the non-myelinated neuron. It is just only the fraction of a second is difference. Okay, then you understood now Schwann cell, you also understood myelin sheath. Now I'm going to tell you about the node of Ranvier. Node of Ranvier का काम क्या होता है? Node of Ranvier are involved in the node of Ranvier are involved in the saltatory. Node of Ranvier are engaged in the process of saltatory conduction. What is saltatory conduction? Slowly moving of a signal. For example, if I touch on this area, so this area will have an axon terminal. As my signal will touch to the axon terminal, my message will go to slowly, stepwise. So these steps are called node of Ranvier. They are engaged in the saltatory conduction. And what are the axon terminal? Axon terminal are located in our receptor organ and they are responsible for excitation of signal as well as conduction of a signal. नो एक्सॉन टर्मिनल क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल हमारे बॉडी के रिसेप्टर में, मतलब हमारे बॉडी के सभी सेंस ऑर्गन के अंदर होते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेसिकली सिग्नल्स को एक्टिवेट करना, मतलब एक्साइटेशन करना और उनको कंडक्ट करना और रिप्लाई देना। ये होता है एक्सॉन टर्मिनल का फंक्शन। तो ये पूरा का पूरा था हमारा टॉपिक न्यूरल टिश्यू और यू कैन से नर्वस टिश्यू। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन समझाता हूँ। So dear all students, this is the basic classification of a neuron. Neurons are mainly classified into four categories. Actually not four categories, on the basis of four criteria. First, on the basis of polarity. Second, on the basis of their function. Third, on the basis of presence or absence of myelin sheath. And fourth, on the basis of origin. तो न्यूरॉन के जो क्लासिफिकेशन है वो फोर कैटेगरी में नहीं है। पहले आप समझ लीजिए बात को, न्यूरॉन की जो क्लासिफिकेशन है वो फोर कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फोर क्राइटेरिया की कैटेगरी में। जैसे पोलरिटी, सो पोलरिटी से तीन प्रकार बनते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन से तीन बनते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स टाइप। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस से दो बनते हैं, जैसे माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन से दो बनते हैं, तो एक होता है क्रेनियल नर्व और दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व। आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, सो अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी neurons are divided into three main categories, such as unipolar, bipolar and multipolar. So what does it mean? What do you think about unipolar, bipolar and multipolar? So unipolar, bipolar and multipolar, difference is that, see, what is meant by unipolar? Unipolar means only one axon, यूनिपोलर का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सॉन फाइबर हो, डेंड्रॉन ना हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है वन एक्सॉन
one dendron. It is called bipolar. One axon and one dendron. It is called bipolar. And only one axon, it is called unipolar. Only one axon, it is called unipolar. अभी unipolar किसमें पाया जाता है? It is found in embryonic cell. ठीक है, embryonic cell कहेगा तो आप embryonic stage मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरॉन होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यूनिपोलर होते हैं. यूनिपोलर मतलब उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन फाइबर ही होते हैं. बाइपोलर जिसमें एक एक्सॉन फाइबर और एक डेंड्रॉन फाइबर हो. उसका एक एग्जांपल है, दैट फाउंड इन रेटिना ऑफ आई. तो आई के जो रेटिना होते हैं उसके अंदर बाइपोलर होते हैं, मतलब एक एक्सॉन फाइबर होता है और एक डेंड्रॉन फाइबर होता है. अब हम देखते हैं मल्टीपोलर. मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? कंटेन वन एक्सॉन एंड may contain two or more than two dendron. So this situation is called multipolar. अब इसका एक एग्जांपल क्या होता है? मतलब they are found in cerebral cortex. I hope so you are eligible to see up to this one. Are you able to see up to this one? Let me see. Yes, camera is capturing up to this one. So unipolar, only one axon found in embryonic stage. Bipolar, one axon, one dendron. Yes, found in retina of eye. आपको क्या याद रखना है? uni means only one axon. Bi means two things, one axon, one dendron. Multi means many, one axon and many dendron, maybe two or more than two. They are found in the cerebral cortex. Clear everybody? Now second one, on the basis of function, they are further divided into three categories, like sensory neuron, motor neuron, and mixed neuron, also called both neuron. Yes, now see what is their function. Sensory neurons are those neurons which carry the signals from organ to brain. Motor neurons are those neurons which reply from brain to organ. And mixed neuron or both neuron can carry both functions. Yes, अब यहाँ पे देखिए, सेंसरी न्यूरॉन वो वाले न्यूरॉन होते हैं जो सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से लेके इफेक्टर ऑर्गन तक रिप्लाई लेके आते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिसेप्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन में क्या फर्क है. मैं आपको बता दूं एग्जांपल. ये देखिए, ये जो स्किन है, अगर मैं यहाँ पे पिन या तो नीडल से प्रिक करूं तो यहाँ पे चुभन होगी, मतलब पेन होगा, तो डायरेक्टली मैसेज ब्रेन पे जाएंगे. ठीक है, और ब्रेन रिप्लाई देगा कि मैं वहां से हाथ हटा लूं, नहीं तो और पेन होगा. क्लियर है? तो जैसे मैं हाथ हटा दूं, पहले मैसेज यहाँ से ब्रेन तक गए तो उस वक्त ये ऑर्गन है सेंसरी, और जब ब्रेन से इस ऑर्गन तक रिप्लाई आते हैं तो उस वक्त ये ऑर्गन क्या बन जाता है? मोटर. इस वक्त ये क्या बन जाता है? इफेक्टर ऑर्गन. अब ये चीज़ देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ इसमें व्हाट इज द कलर ऑफ दिस मार्कर. तो मैंने आपको ये मार्कर दिखाया, मैंने आपको कहा व्हाट इज द कलर ऑफ दिस मार्कर. तो आपके आईज ने ये मार्कर देखा भी और आपके ईयर ने ये क्वेश्चन भी सुना, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस मार्कर. तो आपके आईज और ईयर का दोनों का मैसेज कहाँ गया? ब्रेन. और आपने ब्रेन में से एक आंसर निकाला, इट्स अ ब्लू कलर. तो ब्लू कलर आपने आंखों से बताया, आईज ईयर से बताया? नहीं, आपने कहाँ से बताया? लैरिंक्स से, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से. तो आईज और ईयर ये क्या बन गए? ये रिसेप्टर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन बन गए. लेकिन आपने रिप्लाई कहाँ से दिया? लैरिंक्स से दिया ना. सो लैरिंक्स क्या बन गया? इफेक्टर.
तो जो सेंस कैरी करते हैं उनको क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। बायोलॉजी में रिसेप्टर कहते हैं उनको, कॉमनली सेंस ऑर्गन कहते हैं, और जो रिप्लाई देते हैं हम उनको क्या कहते हैं? इफेक्टर ऑर्गन। क्लियर एवरीवन? सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोस न्यूरॉन व्हिच आर कैरी मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, and motor neurons are those neurons which are replying from brain to effector organ, and mixed neuron are also called both neuron. They can do both the function. Clear everybody? Now third criteria, on the basis of presence or absence of myelin sheath. If myelin protein is present, then it is called myelinated neuron, also known as a medullated neuron. And if myelin protein is not present, then it is called non-myelinated neuron, and it is also known as non-medullated neuron. ओके, तो ये देखिए, अगर स्वेन सेल्स ने माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस किया तो वो वाले न्यूरॉन कौन से हो जाएंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। उनका ही दूसरा नाम है मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। लेकिन अगर स्वेन सेल्स ने माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं किया तो उसे हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या तो नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। इफ अ स्वेन सेल्स ऑफ अ एक्सॉन फाइबर प्रोड्यूस माइलिन प्रोटीन, देन दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन और आल्सो नोन एज अ मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। बट इफ Schwann cell does not produce myelin protein, then they are called non-myelinated neuron, also known as a non-medullated neuron. Myelinated neurons are little bit of a more quicker, more faster in action potential or faster in function as compared to non-myelinated neuron. Yes, they are responsible for very fast conduction of electric signal as well as chemical signals. Yes, on the basis of origin, fourth criteria, on the basis of origin they are only divided into two categories, such as cranial neuron or cranial nerve, and second one is spinal neuron or spinal nerve. Now I will tell you, from our brain there are 12 pairs of cranial nerve are arising, and from our spinal cord 31 pairs of spinal nerve are arising. हमारे ब्रेन में से 12 pairs of cranial nerve निकलते हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलते हैं। 31 पेयर। हमारे बैकबोन में 33 वर्टेब्रे है, जिससे 7 है सर्वाइकल, फिर 12 है थोरेसिक, 5 है लंबर, 5 है सेक्रल, उसके बाद 4 है कॉकिक्स और कोकेंजियल वर्टेब्रे। तो वर्टेब्रे के नंबर है 33 और नर्व के जो नंबर है वो है 31 पेयर, और 12 पेयर है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में हम डिटेल में आगे और देखेंगे जब हम ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। यस, न्यूरल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो इस टॉपिक में मैंने आपको नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू डिटेल में पढ़ा है, नर्वस न्यूरॉन, न्यूरोंग्लिया का फंक्शन, स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सभी पार्ट्स एक्सप्लेन किए, और ये क्लासिफिकेशन न्यूरॉन का। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, सो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एनिमल टिश्यू। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरा मैं आपको उसका रिवीजन करवा दूंगा। तो ध्यान से सुनिए, सब चीज़ें फास्टली रिवीजन होगा, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो पूरे के पूरे आप लेक्चर देख सकते हो। सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू? एनिमल टिश्यू बाद में देखेंगे। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज, it is nothing but the group of a cell. Tissue is a group of a cell which is having common embryonic origin, common structure and common function. Same structure and same function. It is called tissue. Tissue हमारी बॉडी के एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में से सेम साइट में से प्रोड्यूस होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही होता है और फंक्शन भी एक जैसा ही होता है। इसे हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, लेकिन ये बिलियंस ऑफ सेल्स नियर अबाउट 200 टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो नंबर है,
लेकिन जो सेल के जो टाइप है वो है नियर अबाउट 200। और इन 200 सेल्स में से जितने टिश्यू बनते हैं वो 4 प्रकार के टिश्यू बनते हैं। वो होते एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू जैसे हम कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू बनते हैं। ह्यूमन बीइंग में मल्टी सेल्यूलर बॉडी में लेबर जो होता है सेल्स का वो काफ़ी डिवाइड होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन मतलब जितने भी सेल्स है उन सभी सेल्स को काम दिया हुआ है। यूनिसेल्यूलर सेल्स जैसे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, एक सेल्स के अंदर सभी रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ग्लाइकोलिसिस सभी प्रोसेस एक ही सेल के अंदर होती है। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारी पूरी बॉडी में जितने सेल हैं सभी सेल्स को उनका इंडिविजुअल फंक्शन दिया होता है, तो उसे हम कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। तो सभी सेल्स अपना अपना काम करते हैं, इसके लिए हम उसे कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। अब टिश्यू में अगर हम देखें तो 4 प्रकार के टिश्यू हम देखते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। मैं आपको सबके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो डिटेल में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया हुआ है। अराउंड 3 आवर्स के आसपास हमने पूरे लेक्चर्स कवर कर लिए। 3 आवर्स का पूरा वीडियो बनेगा पूरा एक चैप्टर का, और शॉर्ट में देखना चाहते हो तो आप सब टॉपिक भी देख सकते हो। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या होते हैं? Epithelial tissues are present in almost all, you can say, complete outer covering of our body, and they are also present in internal part of our body, but from outer covering of internal body part. Epithelial tissue हमारी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं स्किन पे, और हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे भी होते हैं। वो जनरली इंटरनल पार्ट्स के आउटर ऑर्गन पे जनरली पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अवस्कुलर होते हैं, मतलब इनको ब्लड सप्लाई नहीं होता, लेकिन ब्लड जो एपिथेलियल टिश्यू के बाहर तक आता है वो डिफ्यूज होकर अंदर चला जाता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड होते हैं, मतलब 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू आर दोज टिश्यू which are formed by single layer of epithelial cell, and compound epithelium tissues are those which are made by 2 or more than 2 layers of epithelial cells. Simple epithelial tissue has further classification like a squamous epithelial tissue which look like a pavement epithelium arrangement of tiles. वो कहाँ पाए जाते हैं वो सब डिटेल में अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो ये रिवीजन नहीं लगेगा, पूरा लेक्चर हो जाएगा। और दूसरे आते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये क्यूब शेप में होते हैं। एंड थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, पिलर लाइक बीम जैसे होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं, तब इनको हम कहते हैं कॉलमनर टिश्यू। ये आगे से ब्रॉड और पीछे से नैरो होते हैं। इनके अंदर 2 प्रकार होते हैं, सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड वो वाले कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सीलिया होती है जो वाइब्रेटरी मूवमेंट करती है, और दूसरे नॉन सीलिएटेड में सीलिया की जगह पर क्या होते हैं, उनमें सीलिया की जगह पर cilia is replaced by microvilli which increase the area of absorption. And then fourth one, glandular epithelial tissue. Glandular epithelial tissue वो secretory cells से बनते हैं जो ग्लैंड्स बनाते हैं, और ग्लैंड्स भी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स बनाते हैं। अगर ग्लैंड अपना हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं, पोर करते हैं, और वो हार्मोन टारगेट तक जाता है विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड डक्ट, तो ऐसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर कोई ग्लैंड अपना हार्मोन डायरेक्ट डक्ट में छोड़ती है स्पेशलाइज, जो टारगेट तक हार्मोन को लेके जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के कोई क्लासिफिकेशन नहीं होते, लेकिन उनका एग्जांपल है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो मेडिकल टर्म है स्किन का। कनेक्टिव टिश्यू सेकंड टाइप। कनेक्टिव टिश्यू आर द टाइप ऑफ अ टिश्यू विच कनेक्ट नियर अबाउट ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू में ऊपर से नहीं दिखते हैं, लेकिन बॉडी के सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट इंटरनल ऑर्गन कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू 2 अलग पार्ट से बने होते हैं, एक होता है सेल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स, जो कि जनरली जेली लाइक मटेरियल होता है, कॉन्ड्रिन जैसे हम कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा वॉस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई होती है, नर्वस सप्लाई होती है। इनके 3 मेन टाइप बनते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल, तीसरा होता है फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इनके अंदर एग्जांपल आते हैं, जैसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 2 फाइबर प्रोड्यूस होते हैं, व्हाइट और येलो फाइबर, ठीक है। और इनके 3 एग्जांपल है, लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफाजेस।
फिर हमने एडिपोस टिश्यू देखा था. एडिपोस टिश्यूज आर फैट स्टोरेजिंग सेल. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फैट which gives a more energy, which store the energy, which help in act as a insulator. but connect एडिपोस टिश्यू का एक नुकसान भी है. अगर एडिपोस टिश्यू हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी फैट बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है. और अगर फैटनेस बढ़ जाता है तो हम लीन से ज़्यादा डिसीजेस होने की चांसेस फैट में ज़्यादा होती है. बिकॉज फैटी पर्सन में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं. जो बैड कोलेस्टेरॉल होता है वो बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है. सो फैटी टिश्यू के, एडिपोस टिश्यू के कभी कभी फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान भी उतने ही होते हैं. सो कंपेयर टू द बीइंग अ लीन और कंपेयर टू द बीइंग अ फैटी पर्सन, वी मस्ट बी इन द मीडियम. our height must match to our weight और our weight must be matched to our height. So that's about adipose tissue. फिर हमने टेंडन और लिगामेंट देखा. टेंडन मीन्स when bone attached to muscle is called tendon and ligament means when bone attached to bone it's called ligament. टेंडन के हमने एग्जांपल देखे थे, अकिल्स टेंडन है, हैमस्ट्रिंग टेंडन. और लिगामेंट तो हमारी पूरी बॉडी में है. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू में हमने बोन देखा. बोन के बारे में हमने काफ़ी सारी कंसेप्ट देखी. आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. बोन इज मेड बाय हार्ड सॉलिड कैल्सिफाइड मटेरियल कॉल्ड ओसिन एंड you can say a structural unit of bone is called Haversian system, and when two structural unit of Haversian system connect with each other it's called Walkman's canal. Walkman's canal or Walkman's canal जनरली से प्रोनाउंस करते हैं ऐसे. Bone is having two cells. One is you can say osteoblast, second one is osteocyte. Osteoblast means bone forming cells and osteocyte means bone cells. Generally osteocytes are inactive and osteoblasts are active. Deposition of inorganic solid minerals in the you can say empty space of a bone or trabeculae of bone or lacuna of bone, this is called as a hydroxyl apatite, and that time generally bone shows little bit of more hardness. Then we discuss two type of bones, spongy and compact bones. Spongy bones are having red bone marrow responsible for hematopoiesis, blood cell formation, and compact bone have a yellow bone marrow responsible for storage of fat. उसके बाद हमने देखा कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज आर हार्ड, कार्टिलेज आर एक्चुअली नॉट हार्ड, कार्टिलेज आर एक्चुअली टफ फ्लेक्सिबल type of a skeletal connective tissue found in the vertebrates, and outer covering of cartilage is called perichondrium which have a jelly like material called chondrin. कार्टिलेज के अंदर भी दो सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट जो कि कार्टिलेज के सेल्स होते हैं. ठीक है. कार्टिलेज के हमने चार प्रकार देखे थे, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज. उसके बाद आता है फ्लूइड. तो फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ये हमने इस लेक्चर में, इस चैप्टर में नहीं देखा हुआ है क्योंकि ब्लड और लिम्फ इसके लिए स्पेशल चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो उसमें ज़्यादा डिस्कस किया जाता है डिटेल में. उसके बाद हमने देखा था मस्कुलर टिश्यू. क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज आर द टाइप ऑफ अ टिश्यू विच शोज एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन just because muscular tissues are made by the muscle fiber which have a contractile protein called actin and myosin. मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी पहचाने जाते हैं क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं और ये फाइबर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. जैसे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं. मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में अराउंड 40% वेट कैरी करते हैं. मतलब जितना हमारा बॉडी का वेट है वो 40% मस्कुलर टिश्यू का ही कारण होता है. लेकिन अगर किसी की बॉडी काफ़ी फैटी है तो एडिपोस टिश्यू का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल हो सकता है. सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. यस. देन मस्कुलर टिश्यू के हमने 3 प्रकार देखे हुए थे. वन वॉज अ स्ट्राइटेड मसल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलेटन मसल, and it was a voluntary muscle controlled by our brain. It is associated to skeletal tissue, that's why we call skeletal muscle. Second one was a smooth muscle which was unstriated because not having a stripe, that's why it is called smooth muscle, so it's called unstriated muscle. It is also called smooth muscle and just because it is associated with the soft body parts like a stomach, urinary bladder, you can say fallopian tube, etc., uterus, etc., and it is also called as a
visceral muscle because it is associated to visceral soft organ, or you can say smooth muscle because connected to soft organ. It is also it is an involuntary organ controlled by the autonomic nervous system, not controlled by central nervous system. Third one is a cardiac muscle, which are only found in the human heart, especially the middle layer of a heart. That was called myocardium, middle layer of heart. And the heart has a intercalated disc, means zigzag pattern of arrangement of a heart muscle और फाइब्रस मसल. दे आर जनरली, हार्ट के जो फाइबर होते हैं वो जिगजैग पैटर्न में होते हैं और वो इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा. हार्ट मसल भी स्ट्राइटेड होते हैं बिकॉज उनके अंदर भी ऐसे स्ट्राइप लाइनिंग होते हैं. ये इनवॉलेंट्री होते हैं बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नॉट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन फोर्थ टिश्यू हमने देखा था, दैट वाज अ न्यूरल टिश्यू ऑल्सो नोन एज अ नर्व टिश्यू. Neural tissue are almost found only in our brain, not anywhere else in our body. Neural tissue are the longest tissue in our body because their neurons nucleus is located in brain, but their thread axon fiber is located in the body parts. ये एक MCQ भी आएगा आपको जब मैं आपको 50 MCQ एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो ये होते हैं न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, एक है न्यूरोंग्लिया, दूसरा होता है न्यूरॉन. Neuronglia are the supportive cells of neuron. They are located the surrounding to the neuron because neurons are very delicate cells. And one more problematic thing about the neuron, if a neuron get damaged, they cannot reform. That's why neuron has to be well protected. Neuron is totally highly you can say excitable cells of our body. It is located in the brain and divided into two parts. You can say cell body and axon fiber. Cell body, न्यूक्लियस की जो सेल बॉडी होती है उनके अंदर साइटोप्लाज्म, नील्स ग्रेन्यूल, न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट फाइबर, ये सभी चीज़ें पाई जाती है. और उसके बाद जो एक्सॉन फाइबर होता है उनमें स्वेन सेल्स होता है, फिर माइलिन शीथ होती है, नोड ऑफ रेनवियर होते हैं और टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं. हमने न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन बताए थे. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, यूनिपोलर, बायोपोलर, multipolar. Unipolar means only one axon, no dendron. Yes, and bipolar means one axon, one dendron. Multipolar or multipolar, one axon and two or more than two dendron. उसके बाद हमने देखा हुआ था थर्ड जो हमने देखा हुआ था that was means second classification was based on the origin. Yes, according to origin they are either cranial nerve or either spinal nerve. There are 12 pairs of cranial nerve and there are 31 pairs of spinal nerve. Cranial nerve are going into the different parts of our body, and spinal nerve are actually 5 category, like a cervical spinal nerve, thoracic spinal nerve, lumbar spinal nerve, sacral spinal nerve and coccygeal spinal nerve. तो ऐसे 5 प्रकार के स्पाइनल नर्व है. टोटल स्पाइनल नर्व के नंबर है 31 पेयर और टाइप है 5 टाइप, बिकॉज वर्टेब्री जो हमारे पीठ में है, वर्टेब्रल कॉलम में, वो 5 है. सेक्रल, थोरेसिक, यू कैन से लंबर, सेक्रल, पहले सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सेक्रल, उसके बाद कोकोंजियल. तीसरा हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. अगर कोई नर्व ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है तो उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व, और अगर कोई नर्व ब्रेन में से ऑर्गन तक मैसेज लेके आती है तो उसे हम कहते हैं मोटर नर्व, और अगर कोई नर्व मैसेज लेके भी जाती है और रिटर्न भी लेके आती है तो उसे हम कहते हैं मिक्स नर्व और बोथ नर्व. और चौथा क्लासिफिकेशन था यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन प्रोटीन. अगर स्वेन सेल्स ने माइलिन प्रोटीन प्रोड्यूस किया तो उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, और अगर स्वेन सेल्स ने माइलिन प्रोटीन नहीं किया तो उसे हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन. सो दिस इज अबाउट फुल रिविजन ऑफ अ चैप्टर नंबर 7. यस, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, और उसमें जो टॉपिक है वो एनिमल टिश्यू इन डिटेल. तो अब हमने रिवीजन पूरा झटके से कर लिया हुआ है, चैप्टर भी पूरा खत्म कर दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव, हाँ MCQ प्रैक्टिस करते हैं. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द MCQ रिलेटेड टू द एनिमल टिश्यू. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 structural organization in animal, and this is from the 11th standard CBSE for the NEET biology preparation. I'm going to explain you 50 MCQ
which is 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड इन एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यू आज तक रिपीट हुए हैं वही एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा, और कुछ अलग से हम जो ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनी इन ह्यूमन इज, द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनी in human is keratinized, brush border, ciliated, none of this। हमें सिंपली ये पूछा गया है कि इंटेस्टाइन और किडनी की जो लाइनिंग होती है वहां पे क्या होता है, केराटिनाइज होते हैं, मतलब वो केराटिन से बने होते हैं, या वहां पे ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है, या तो सीलिएटेड होती है, या तो नन ऑफ दिस। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर, मुझे लगता है मतलब मुझे तो एक्चुअली पता ही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, तो इसका आंसर हो जाता है बी, ब्रश बॉर्डर लाइनिंग। अगर आप इंटेस्टाइन में देखो तो इंटेस्टाइन में भी ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है, किडनी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो होते हैं लूप ऑफ एनले के, वहां पे भी ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है, जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, जब हम कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में हम बेसिकली जब ये देखते हैं, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू नहीं, एपिथेलियल टिश्यू में हम जब ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं, वहां पे एक होता है सीलिएटेड, दूसरा होता है नॉन सीलिएटेड। तो सीलिएटेड में क्या होता है, सीलिएटेड में होते हैं सीलिया, और नॉन सीलिएटेड में सीलिया की जगह पर क्या होता है, ब्रश बॉर्डर लाइनिंग, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जनरली एरिया को बढ़ा देते हैं रीअब्सॉर्प्शन के। तो इसका आंसर हो जाता है बी। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वजाइना, इसोफेगस, यूरिथ्रा कंटेन विच टाइप ऑफ अ टिश्यू। सिंपली पूछा गया कि वजाइना, इसोफेगस और यूरिथ्रा, इन तीनों के अंदर कौन से प्रकार के टिश्यू होते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियल, ये तो लग रहा है, सिंपल स्क्वीमस एपिथेलियल नो, सीलिएटेड एपिथेलियल नो, एंड कोलमनर एपिथेलियल नो। तो इसका आंसर ए हो जाता है, बिकॉज वजाइना, इसोफेगस और यूरिथ्रा, इन तीनों के अंदर अगर हम सीक्वेंस देखें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियल टिश्यू तीनों में पाए जाते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है और कंफर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो का लेक्चर देख सकते हो, जब मैंने बेसिकली जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाए थे, तो एपिथेलियल टिश्यू में ये सब चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ए। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द आउटर कवरिंग ऑफ अ कार्टिलेज इज कॉल्ड। तो एपिथेलियल टिश्यू में जब मैंने आपको स्केलेटल टिश्यू पढ़ाए थे, बोन और कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में मैंने आपको पढ़ाया था the outer covering of a cartilage is called perichondrium। क्या होता है, पेरिकोन्ड्रियम। सो पेरिस्टोनियम ऐसा वर्ड ही नहीं है, पेरिस्टोमियम ये भी नहीं है, एंडोस्टीमियम ये भी नहीं है, ये जनरली कैसे वर्ड बनाए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। सो पेरिकोन्ड्रियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ कार्टिलेज। ठीक है, सो इसका आंसर बन जाता है डी। यस, क्वेश्चन नंबर 4, इनर सरफेस ऑफ अ ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब आर लाइन बाय, मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों के तीनों किससे बेसिकली बने हुए हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम नो, कोलमनर एपिथेलियम, फैलोपियन ट्यूब नो, स्क्वीमस एपिथेलियम ऑब्वियसली नो, स्क्वीमस एपिथेलियम में तो पेवमेंट एपिथेलियम आता है। इसका आंसर हो जाता है डी, लेकिन बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं लेकिन सीलिएटेड एपिथेलियम आंसर आएगा डी, बिकॉज इन सभी जगहों पे सीलिया होते हैं। यस, यस, डी। क्वेश्चन नंबर 5, बोन मेरो इज एब्सेंट इन, बोन मेरो इज एब्सेंट, एम्स 2013 में पूछा गया है, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशेस एंड बर्ड्स। आप खुद गेसिंग करो। तो इसके अंदर इसका आंसर हो जाता है बर्ड्स। अब ये क्यों, जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आप किंगडम एनिमलिया के अंदर भी देखो तो बर्ड्स जो होते हैं, एव्स जो होते हैं, उनके अंदर होलो बोन्स होते हैं, और जनरली जो बोन के अंदर जो कैविटीज होते हैं, जिनके अंदर रेड बोन मैरो होता है, वो ऐसी कैविटी इन बर्ड्स के अंदर, बोन्स के अंदर नहीं होती, बिकॉज इनका बोन की जो कैविटी होती है वो खाली होती है, एम्प्टी होती है, तब जाके उसमें एयर भरती है और वो उड़ पाते हैं। तो बर्ड्स के जो बोन होते हैं उनके अंदर बोन मैरो नहीं होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाता है। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कार्डियक मसल इज अ लेयर ऑफ, कार्डियक मसल इज अ लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड प्रोटोनियम। प्रोटोनियम ऐसा वर्ड नहीं है। पेरिकार्डियम is the outer covering of a heart made by the epithelial tissue.
endocardium is the inner covering of heart made by the epithelial tissue, and myocardium is the middle layer of a heart which is cardiac muscle. So इसका आंसर बन जाता है C, correct. Question number 7, the cavity of alveoli of lungs are lined by. तो अल्वेला की जो कैविटी है वो कैसी होती है, हमें वो पूछा गया है. क्यूबोइडल इपिथेलियल, नो. कोलमनर इपिथेलियल, नो. स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल इपिथेलियल, नो. तो इसका आंसर हो जाता है डी, स्क्वीमस इपिथेलियल टिश्यू से अल्वेला बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर सीन इन. मैंने आपको पढ़ाया हुआ था जब हम कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो टाइप थे उनके अंदर ये पाए जाते हैं. सो इपिथेलियल टिश्यू, नो. कनेक्टिव टिश्यू, यस, बिकॉज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, नो. इट्स आंसर इज अ बी, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, अग्रेन्युलोसाइट्स आर. WBC में देखिए दो प्रकार होते हैं. एक होता है ग्रेन्युलोसाइट जिसके अंदर 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट जिसमें 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट. WBC has a 2 main category, granulocyte, agranulocyte. Granulocyte which contain neutrophil, eosinophil and basophil, and agranulocyte only contain lymphocyte and monocyte. So here eosinophil, basophil will be wrong, lymphocyte and eosinophil will be wrong, basophil and monocyte will be wrong. Answer will be A, lymphocyte and monocyte, correct. Question number 10, the type of a epithelium seen in the wall of a blood vessel is. Type of epithelium seen in the blood vessel is. So इसका आंसर क्या हो जाता है, कम ऑन. स्क्वीमस इपिथेलियम जनरली ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं. मैंने आपको कहा था दे आर फाउंड इन दी स्क्वीमस इपिथेलियम टिश्यूज आर फाउंड इन दी, they are found in the peritoneum cavity as well as also in the blood vessels. Generally हमारे blood vessels 3 लेयर से बनते हैं. एक epic you can say ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना. तो ये तीनों के तीनों लेयर स्क्वीमस इपिथेलियम से बनते हैं, जैसे हम एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, स्क्वीमस इपिथेलियम फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, वी कॉल्ड इट एज एंडोथेलियम. सो आंसर इज ए. सो गाइस ये 10 क्वेश्चन हो गए. आगे बढ़ते हैं 11th. Which of the following cell are round and biconcave in shape? कौन से सेल है जो राउंडेड तो है, सर्कुलर और बाइकॉन्केव, मतलब दोनों साइड से अंदर की तरफ घुसे हुए. सो व्हाइट ब्लड सेल्स, नो, व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे नहीं होते. रेड ब्लड सेल्स, यस. कोलमनर एपिथेलियल, नो. नर्वस सेल की तो सवाल ही नहीं उठता ऐसा. सो रेड ब्लड सेल विल बी द आंसर, बी. नेक्स्ट, which one of the following are phagocytic in nature? इनमें से कौन से सेल है जो फेगोसाइटिक होते हैं? देखो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, न्यूट्रोफिल आर फेगोसाइटिक इन नेचर, यस. मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक इन नेचर बट बेसोफिल आर नॉट. सेकंड ऑप्शन, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक इन नेचर. एंड थर्ड, मैक्रोफेज, दे आर आल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर. मतलब जो बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं ना, मार लेते हैं, उनको खा जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फेगोसाइटिक इन नेचर. तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. लेकिन फिर भी बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, मैक्रोफेजेस, नो. सी में बेसोफिल आ गया, डी में एसिडोफिल, पहले एसिडोफिल आ गया, मतलब इओसिनोफिल. बेसोफिल, लिम्फोसाइट, नो. तो इसका आंसर हो जाता है बी, यस. क्वेश्चन नंबर 13, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट अधेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन. तो ये कहां पाया जाता है? ये जनरली हमें एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं. क्यों एपिथेलियल टिश्यू में? मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, epithelial tissue are very compactly connected to each other and therefore there is very less intracellular spaces or no intracellular spaces is found. मैंने आपको पढ़ाया था epithelial tissue में काफी कम intracellular spaces होती है, न के बराबर होती है. तो इसे हम कहते हैं फिर दो सेल्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या यूज होता है? डेस्मोसोम्स यूज होते हैं. तो इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन और टाइट अधेरिंग जंक्शन. तो इसका आंसर हो जाता है सी, epithelial tissue, यस. Question number 14, the kind of a tissue that forms the supportive structure in our pinna external ear is also called. So इसमें क्या होते हैं? vertebrae, nails, ear ossicle और tip of a nose. क्या होते हैं? ये जनरली है ear ossicles. क्या होते हैं ये? ear ossicles. लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए, the kind of a tissue that forms the supportive structure in our pinna external ear is also found.
तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ऐसे इसमें हमें ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है। और जनरली ज्यादातर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को गलत आंसर देते हैं। हम क्या पढ़ते हैं इसमें, अवर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर ब्रैकेट वाले की ज्यादा वैल्यू देते हैं। हम सोचते हैं कि एक्सटर्नल ईयर में कौन से बोन है, तो यहाँ पे ईयर ओसिकल सिंपल दिया हुआ है आंसर, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ये पूछा गया कि एक्सटर्नल ईयर में जो बोन है इज ऑल्सो फाउंड इन, मतलब जो एक्सटर्नल ईयर में बोन है वैसे और कहां पाए जाते हैं, तो वो टिप ऑफ अ नोज पे पाए जाते हैं। मतलब मैं जो ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में जो पिन्ना है और पिन्ना में जो मेलस स्टेप्स एंड या तो मेलस इंकस एंड स्टेप्स जो बोन है, वैसे ही बोन हमारे नोज में भी है, सिर्फ नाम अलग है उनका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोएगुलेशन एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। हमें पूछा गया है कि अगर हम हमारे ब्लड में इनमें से एक ऐसा सब्सटेंस डाल दें तो हमारा ब्लड डायरेक्टली कोएगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? तो फाइब्रिनोजेन इज अ क्लोटिंग फैक्टर, नो डाउट, इससे ब्लड क्लोटिंग होगी। प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होते हैं, उसके बाद हमें एक्टिव करना पड़ता है। हिपेरिन तो ब्लड में होता ही है और इसके कारण हमारा ब्लड कभी क्लोट नहीं होता। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, सो आंसर वुड बी द डी। यस। क्वेश्चन नंबर 16, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर काइंड ऑफ, तो क्या होते हैं? आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2010 में पूछा गया। मस्कुलर टिश्यू, नो। कनेक्टिव टिश्यू, यस। एपिडर्मल नर्वस, नो। सो इट्स आंसर इज अ बी, कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट एंड टेंडन, टेंडन का मतलब होता है व्हेन बोन इज अटैच्ड टू मसल इज कॉल्ड टेंडन, एंड लिगामेंट का मतलब होता है व्हेन वन बोन इज अटैच्ड टू अनदर बोन। So this both belongs to the connective tissue. They belongs to the connective tissue proper. So B answer इसका। Question number 17. Blood clotting corpuscles is. RBC जनरली क्या करते हैं हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न लेके आते हैं टिश्यू में से। WBC फाइटर सेल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में तीसरे कौन से ब्लड कॉर्पस्कल्स है जो जनरली हमारी बॉडी में क्लोटिंग का काम करते हैं? तो वो होता है थ्रोम्बोसाइट, मींस प्लेटलेट्स। तो ए आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, इन द बॉडी द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बोन इज नोन एज। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2006। इन द बॉडी द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बोन इज नोन एज, तो बोन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? सी, पेरिकॉन्ड्रियम इज द कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। यस, पेरिस्टोमियम इज द कवरिंग ऑफ बोन। So A will be the correct answer. एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा गया है? The body, in the body, the membrane surrounding the bone is known as. तो यहाँ पे देखो एक मिस्टेक दी हुई है। पेरिकॉन्ट्रियम जो कवरिंग होती है ना, पेरिकॉन्ट्रियम वो कार्टिलेज के ऊपर होती है, लेकिन इसका आंसर आप पेरिस्टोमियम याद रखिएगा। यस, क्योंकि हमें बोन के बारे में पूछा गया, कार्टिलेज के बारे में नहीं। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्राइप मसल्स फाइबर हैज। स्ट्राइप मसल फाइबर 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस, नॉन न्यूक्लियर। तो इसका आंसर मेनी न्यूक्लियर होता है। इनको हम सिंसेस्टियल सेल भी बोलते हैं, सिंसेस्टियल सेल। यस। क्वेश्चन नंबर 20, कार्डियक मसल्स आर। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनसे देखना है हमें। स्ट्राइटेड, कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होते हैं, यस, उनके ऊपर स्ट्राइप बने होते हैं। वॉलंटरी, नो, वॉलंटरी नहीं होते। तीसरा मतलब ये जो तीसरा वाला है वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ हो गया। सो तीसरा वाला पढ़ते हैं इनवॉलेंट्री। यस, तो स्ट्राइटेड मसल, कार्डियक मसल स्ट्राइटेड भी होते हैं, इनवॉलेंट्री भी होते हैं। और फोर्थ वन नॉन स्ट्राइटेड। तो हमें ए और बी को, ए और मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नो। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, नो। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसका आंसर हम डी सिलेक्ट करेंगे। यस, बिकॉज कार्डियक मसल, हार्ट मसल स्ट्राइटेड भी होते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइप बने होते हैं, और वो इनवॉलेंट्री होते हैं बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लोटिंग इज। हमें बचपन से सीखा है, हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब हम सलून में जाते हैं शेविंग करवाने, अगर ब्लेड से कट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उस वक्त क्या करते हैं सलून वाले? एलम लगाते हैं, मतलब फिटकरी। तो उससे क्या होता है?
फिटकरी में जो कैल्शियम होता है वो हमारे स्किन के, हमारे ब्लड के विटामिन के को एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से स्टार्ट होती है बाय एंजाइम यूजिंग प्रोथ्रोम्बिनेस। ये मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाता है डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 22, adjacent epithelial cells are held together by means of, adjacent epithelial cells are held together by means of microsome, liposome, desmosomes and glyoxysome। मैंने आपको अभी थोड़े क्वेश्चंस के पहले आपको बताया हुआ था कि जब इपिथेलियल टिश्यूज में जब सेल्स एक दूसरे से काफी क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, टाइट अधेरिंग और गैप जंक्शंस में, तो उस वक्त डेस्मोसोम्स नाम के ऑर्गन उनके बीच में बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो आंसर हो जाता है सी, डेस्मोसोम्स। यस। क्वेश्चन नंबर 23, ओड वन आउट। हमें भी ओड वन आउट देखना है। तो देखो, नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब ये सोचो इन चारों में से कौन अलग फीचर्स दिखाता है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। अलग फीचर मतलब सामने वाला जो बंदा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है उसकी सोच और हमारी सोच मिलनी चाहिए, तभी हम ओड वन आउट निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, इपिथेलियल टिश्यू सेल डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू में से नए टिश्यू बन सकते हैं इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू में से भी नए टिश्यू बन सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू में से भी नए मस्कुलर टिश्यू बन सकते हैं। लेकिन नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन होते हैं वो सेल डिवीजन में नहीं जाते। एक बार न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाए तो फिर से नहीं बन सकते। तो नर्वस टिश्यू इसका आंसर है, बिकॉज आउट ऑफ ऑल नर्वस टिश्यू कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। यस। तो ये है ऑड वन आउट की टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द ऑड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। हमें यहाँ पे फिर से एक ऑड पेयर सिलेक्ट करनी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इनके अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है, ये तो सही है। इपिथेलियम के अंदर केराटिन भी होता है, बिकॉज इपिथेलियम हमारे स्किन के ऊपर भी होती है, तो स्किन में तो जनरली ये पाया ही जाता है क्या, केराटिन। न्यूरॉन इज रिलेटेड टू मेलानिन, न्यूरॉन इज नॉट रिलेटेड टू मेलानिन, एंड मसल फाइबर इज रिलेटेड टू एक्टिन एज वेल एज मायोसिन प्रोटीन। तो इसका आंसर सी हो जाता है, मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following tissue originates exclusively from the ectoderm of the embryo। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा लेयर एक्टोडर्म में से बनता है एम्ब्रियो में। मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनमें से कौन से सेल बनते हैं, नर्वस टिश्यू। क्योंकि अब पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्यों होता है, सॉरी इसके पीछे वाला क्वेश्चन नर्वस टिश्यू क्यों है इसका आंसर, बिकॉज नर्वस टिश्यू सेल डिवीजन में नहीं जाते जन्म होने के बाद। तो यहाँ पे भी सिंपली यही पूछा गया है कि एक्टोडर्म में से कौन सा सेल बनते हैं, तो नर्वस टिश्यू बनते हैं, बिकॉज बर्थ के बाद ये सेल कभी भी फिर से नहीं बनेंगे। जैसे ही अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर से नहीं बन सकते। सो सी आंसर हो जाता है इसका। यस। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लड इज अ काइंड ऑफ, अरे कॉमन सी बात है, ब्लड की डेफिनेशन ये है, ब्लड इज अ वन टाइप ऑफ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू नो, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कौन से वाला कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू नो। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बायपोलर न्यूरॉन्स ओकर इन, पीएमटी में पूछा गया है। बायपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, when a neuron have a one axon and one dendron, when a neuron have a one axon and one dendron, it is called bipolar neuron. So vertebrates के एम्ब्रियो में पाया जाता है। रेटिना ऑफ आई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्केलेटल मसल। तो रेटिना ऑफ आई ये सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज बायपोलर न्यूरॉन रेटिना पाया जाता है। आप मेरा लेक्चर देख सकते हो इसके ऊपर, न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू के ऊपर। Yes. Question number 28. Both RBC and WBCs are formed in spleen, liver, bone marrow and kidney. RBC, WBC, platelet ये सभी के सभी सेल्स बोन मेरो के अंदर ही तैयार होते हैं। तो इसका आंसर बोन मेरो बन जाता है इन सभी का। ठीक है, सभी ब्लड सेल्स हमारे बोन मेरो में ही तैयार होते हैं। सो इसका आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 29. Epithelial cells of intestine evolve in the food absorption have their surface. जिपमर 2017 में पूछा, 2007 में पूछा गया है। पिनोसाइटिक वेसिकल, फेगोसाइटिक वेसिकल, जाइमोजेन, ग्रेन्युलर, माइक्रोवेलाय। तो सिंपल लॉजिक है, इपिथेलियल टिश्यू में माइक्रोवेलाय होते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो ले ऑर्गन है उसके इपिथेलियल टिश्यू में माइक्रोवेलाय होते हैं, और ये जनरली हमें क्या हेल्प करते हैं,
ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्सॉर्प्शन करने का। तो ये कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू के, कोलमनर नॉन सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू के टाइप में आते हैं। सो इसका आंसर हो जाता है डी, माइक्रोविला। क्वेश्चन नंबर 30, स्वेन सेल्स आर फाउंड अराउंड। तो हमें पता है स्वेन सेल्स कहां होता है, जो एक्सोन फाइबर जो होते हैं उसके आसपास स्वेन सेल्स होते हैं। और स्वेन सेल अगर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं माइलिन, तो उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, नहीं करते तो हम इनको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इसका आंसर हो जाता है ए, एक्सोन। यस। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको कहा था न्यूरॉन सबसे बड़े सेल होते हैं हमारी बॉडी में, नर्वस सेल सबसे बड़े सेल होते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस होता है हमारे ब्रेन में और उसके थ्रेड है ना हमारी बॉडी में फैले हुए होते हैं। मान लो न्यूरॉन अगर ब्रेन से आइज तक आ रहा है तो न्यूरॉन की साइज काफी छोटी होगी, और न्यूरॉन अगर ब्रेन से लेग्स की तरफ जा रहा है तो उसकी साइज काफी बड़ी होगी, बिकॉज उनको सेंसेशन लेग्स में से, आर्म्स में से, फुट में से, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से कलेक्ट करना है। सो जितना ब्रेन और ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन डिस्टेंस ज्यादा होगा, इतना ही न्यूरॉन की डिस्टेंस साइज बड़ी होगी। सो मसल सेल्स ऑफ लेग, बोन सेल्स, नर्वस सेल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सी हो जाता है, नर्वस सेल। Question number 32, certain tissue in the body like muscle are more active than the other. Which organelle are expected to be more numerous in cells of such tissue? Nuclei, centriole, lysosome, mitochondria. हमें पूछा गया है कि मसल सेल्स काफी एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द अदर सेल्स। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या चीज है मसल सेल्स के अंदर जो इनको काफी एक्टिव बनाती है? तो इसका आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हमारे घर में लाइट, एमएससीबी में से लाइट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहां से लाइट कम सप्लाई हो तो हमारे घर में डिम लाइट होगी, सही है। लेकिन अगर वो ज्यादा लाइट सप्लाई करते तो लाइट हमारे घर में अच्छी होगी। सेम वे हमारी बॉडी का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो सेल काफी अच्छी तरह से काम करेंगे, और एनर्जी कम प्रोवाइड करेगा तो सेल वीक रहेंगे, थके थके रहेंगे, लेजी रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है डी, माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल में ज्यादा होते हैं, इसके लिए उसकी मसल सेल्स की एक्टिविटी बाकी सेल के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट डिवाइड वंस बट ओनली डिफरेंशिएट। तो मैंने आपको पहले ही बताया नर्वस सेल होते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते लेकिन डिफरेंशिएट हो सकते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 34, द फंक्शन ऑफ अ माइक्रोविला इज एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस ओवर द सेल सरफेस, नो। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन, यस कॉमन बात है ये तो। सेल्युलर मूवमेंट विल बी वाइब्रेटरी मूवमेंट विल बी डन बाय द सीलिया नॉट बाय द माइक्रोविला। नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, नो। इसका आंसर बी हो जाता है, सिंपल सी लॉजिक है ये, मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन पहले आपको पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 35, नर्व फाइबर डिफरेंशिएट फ्रॉम मस्कुलर फाइबर इन हैविंग। नर्व फाइबर में और मस्कुलर फाइबर में क्या डिफरेंस है? नर्व फाइबर्स डिफर फ्रॉम द मसल फाइबर इन हैविंग। तो नर्व फाइबर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, सार्कोलेमा, मायोफाइब्रिस, स्ट्राइशन। See, striation, myofibris, sarcolemma, all these concepts are related to muscle fiber, but dendrite is only found in nerve. So इसका आंसर हो जाता है A. Yes. Question number 36. The longitudinal canal of the bones are called. Longitudinal canal, Waxman's canal, Haversian canal, पेरिस्टोमियम, एंडोस्टोमियम। एंडोस्टोमियम जैसा तो कुछ होता ही नहीं, पेरिस्टोमियम तो आउटर कवरिंग होती है बोन की। तो इसका आंसर हो जाता है हैवर्शियन कैनल। लॉन्जिट्यूडिनल कैनल है ना वो, हैवर्शियन कैनल। हैवर्शियन कैनल मतलब हैवर्शियन सिस्टम होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड हैवर्शियन सिस्टम और हैवर्शियन कैनल। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल इज ट्रू? स्मूथ मसल आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्राइटेड मसल, रॉन्ग। स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड होते हैं। सेकंड, विसरल मसल्स आर वॉलंटरी, नो, विसरल मसल इनवॉलंटरी होते हैं। कार्डियक मसल्स आर वॉलंटरी, ऑब्वियसली रॉन्ग। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होते हैं। आंसर नन ऑफ अबाउट, तीनों में से तीनों के तीनों रॉन्ग है। देखिए, स्मूथ मसल को हम क्या कहते हैं? विसरल मसल, और ये अनस्ट्राइटेड होते हैं। विसरल मसल को हम कहते हैं स्मूथ मसल, और ये वॉलंटरी नहीं इनवॉलंटरी होते हैं। कार्डियक मसल तो इनवॉलंटरी होते हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कभी नहीं सुनते, इसके लिए उनको कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से किया जाता है। तो इसका आंसर नन ऑफ अबव हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 38, अ टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ अ सेपरेट ऑर्गन दैट आर कोऑर्डिनेटेड इन देयर एक्टिविटी। सेपरेट ऑर्गन नहीं, ये गलत है।
ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल दैट फंक्शन टुगेदर इन अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल मतलब एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो सेम एक्टिविटी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो बी आंसर सही है। लेयर ऑफ अ सेल सराउंडेड ऑन ऑर्गन, नो। लेयर ऑफ सेल से तो कैसे भी हो सकता है, शीट ऑफ अ सेल वन लेयर थिक, नो। इसका आंसर बी हो जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 39, द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्पेसिफिक टिश्यू हैव अ सिमिलर, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्पेसिफिक टिश्यू हैव मतलब एक टिश्यू में कैसे सेल्स होते हैं, उनका सिमिलर फंक्शन होता है, उनका सिमिलर ओरिजिन होता है, उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ये तो डेफिनेशन हो गया ना। अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच हैव अ कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ अबव हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। एरियोलर, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। हाइलिन कार्टिलेज, यस हाइलिन कार्टिलेज ये भी कार्टिलेज का प्रकार है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट, लिगामेंट टेंडम ये भी कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। कार्डियक मसल, इट इज अ टाइप ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू, सो डी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल, पहले में आंसर मिल गया हमें। ग्लैंड कैसे बनते हैं, सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल, मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया हुआ था, आप चाहो तो देख सकते हो। ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, नो। इसका आंसर हो जाता ए, सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 42, स्क्वीमस एपिथेलियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, मैंने आपको कहा था स्क्वीमस एपिथेलियल सेल को अगर हम ऐसे अरेंज कर दे तो ऊपर से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि टाइल्स और मार्बल को अरेंज किया हुआ है, और इसे हम कहते हैं पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम, सी आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, सी व्हाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन एंड येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिन। सो ओसिन ये तो बोन का फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रिन ये कार्टिलेज का फॉर्म है, कोलेजन फाइबर व्हाइट फाइबर से फॉर्म होते हैं, और येलो फाइबर इलास्टिन फाइबर से फॉर्म होते हैं, और ये हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर, कॉन्ड्रोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रेटिंग द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज कहां पाए जाते हैं, प्यूबिक सिंथेसिस, फाइब्रो कार्टिलेज, पिन्ना ऑफ ईयर, हाइलिन कार्टिलेज, इंटरवर्टेबल, हाइलिन कार्टिलेज इंटरवर्टेबल डिस्क, तो इसका आंसर हो जाता है ए, कॉन्ड्रोब्लास्ट। मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ड्रोब्लास्ट आर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, मैट्रिक्स सिक्रेटिंग द सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 45, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, like bone forming cells are called osteoblast and bone cells are called osteocytes, so B और D में confusion होता है, लेकिन osteoblasts are bone forming cells, so इसका आंसर B हो जाना चाहिए, yes। 46 नंबर, myelin sheath around the nerve fiber is secreted by Schwann cells, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़ाया हुआ था, nerve cells specially like Schwann cells they can secrete one protein called myelin and they form some myelin sheath, तो इसका आंसर A हो जाता है, yes। क्वेश्चन नंबर 47, नील्स ग्रेन्यूल्स आर कंसर्न विद, ये भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नील्स ग्रेन्यूल्स आर द टाइप ऑफ अ ग्रेन्यूल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन एंड दे आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस में नील्स ग्रेन्यूल काम में आते हैं और ये न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लिगामेंट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 49, हाँ ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया अभी। आइडेंटिफाई द एनिमल टिश्यू इन द गिवन, आइडेंटिफाई द एनिमल टिश्यू इन गिवन, ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, नहीं ए वाला कनेक्टिव टिश्यू नहीं। देखिए आप यहां पे क्लियरली देखिए, जितने भी सेल्स हैं उनके बीच में ना गैप काफी कम है। देखिए अगर गैप काफी कम है तो इनको हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ पे कहां है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू बी और डी में है। और ये जो सेल्स लग रहे हैं ये तो बोन के सेल्स हो सकते हैं, कार्टिलेज के हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपिथेलियल टिश्यू सही है, लेकिन यहाँ पे मस्कुलर है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यस। क्वेश्चन नंबर 50, अगेन डायग्राम, तो यहाँ पे देखिए ए डायग्राम है, न्यूरॉन दिखा हुआ है, ए नर्वस टिश्यू, ये तो कॉमन सी चारों में देखो नर्वस टिश्यू है क्योंकि सिंपल सा चीज है, लेकिन इसमें ये जो दूसरा है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है, नर्वस मस्कुलर, नर्वस एपिथेलियल, नर्वस कनेक्टिव एंड नर्वस कार्डियक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यस। तो गाइस ये थे हमारे 50 एमसीक्यू जो कि हमने
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर नंबर 7 से देखे हुए और ये एनिमल टिश्यू से। गाइस आप लोग वीडियो देखते हो तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो हमें वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं होती, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एटलीस्ट तब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।